इस साल गणतंत्र दिवस की बात है। अन्य शहरों की तरह इस मौके पर उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में भी स्कूल, कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान व मुख्य चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। शहर का ही सराय एसर निवासी श्याम सिंह यादव भी अपने स्कूल में मौजूद था और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम को तन्मयता से देख रहा था। श्याम सिंह यादव एक प्राइवेट स्कूल में वैन चालक था। वैन द्वारा सुबह के समय बच्चों को स्कूल लाना, फिर छुट्टी होने के बाद उन्हें उनके घर छोड़ना उसका रोजाना का काम था। स्कूल में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्याम सिंह ने स्कूल के बच्चों को घर छोड़ा। फिर वैन को स्कूल में खड़ा करके वह दोपहर बाद अपने घर पहुंचा। घर में उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे बड़ी बेटी पूजा तो दिखाई पड़ी, लेकिन छोटी बेटी दीपांशु उर्फ रचना दिखाई नहीं दी। रचना को घर में न देखकर श्याम सिंह ने पूजा से पूछा, पूजा, रचना घर में नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? पापा, रचना कुछ देर पहले स्कूल से आई थी, फिर सहेली के घर चली गई, थोड़ी देर में आ जाएगी, पूजा ने बताया। श्याम सिंह ने बेटी की बात पर यकीन कर लिया और चारपाई पर जाकर लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद उसकी नींद टूटी तो उसे फिर बेटी की याद आ गई। उसने पूजा से पूछा, बेटा, रचना आ गई क्या? नहीं पापा, अभी तक नहीं आई, पूजा ने जवाब दिया। कहाँ चली गई जो अभी नहीं आई? श्याम सिंह ने चिंता जताते हुए कहा। इसके बाद वह घर से निकला और पास पड़ोस के घरों में रचना के बारे में पूछा, लेकिन रचना का पता नहीं चला। फिर उसने रचना के साथ पढ़ने वाली लड़कियों से उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि रचना आज स्कूल गई ही नहीं थी। श्याम सिंह का माथा ठनका, क्योंकि पूजा कह रही थी कि रचना स्कूल से वापस आई थी। श्याम सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगीं। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। श्याम सिंह की पत्नी सर्वेश कुमारी अपने बेटे विवेक के साथ कहीं रिश्तेदारी में गई हुई थी। श्याम सिंह ने रचना के गुम होने की जानकारी पत्नी को दी और तुरंत घर वापस आने को कहा। शाम होते होते 17 वर्षीय दीपांशी उर्फ रचना के गुम होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कई हमदर्द लोग श्याम सिंह के साथ रचना की खोज में जुट गए। जब कोई जवान लड़की घर से गायब हो जाती है तो तमाम लोग तरह तरह की कानाफूसी करने लगते हैं। श्याम सिंह के पड़ोस की महिलाएं भी कानाफूसी करने लगीं। श्याम सिंह ने लोगों के साथ तमाम संभावित जगहों पर बेटी को तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इटावा के रेलवे स्टेशन, रोडवेज व प्राइवेट बस अड्डे पर भी रचना को ढूंढा गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। जब रचना का कुछ भी पता नहीं चला तब श्याम सिंह थाना सिविल लाइंस पहुंचा। उसने वहां मौजूद ड्यूटी अफसर R.P. सिंह को अपनी बेटी दीपांशी उर्फ रचना के गुम होने की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने दीपांशु उर्फ रचना की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने इटावा जिले के सभी थानों में रचना के गुम होने की सूचना हुलिया तथा उम्र के साथ प्रसारित करा दी। रात 10 बजे तक श्याम सिंह की पत्नी सर्वेश कुमारी बेटे के साथ अपने घर पहुंच गई। पति पत्नी ने सिर से सिर जोड़कर परामर्श किया तो उन्हें बड़ी बेटी पूजा पर शक हुआ। उन्हें लग रहा था कि रचना के गुम होने का रहस्य पूजा के पेट में छिपा है। इसलिए श्याम सिंह ने पूजा से बड़े प्यार से रचना के बारे में पूछा, लेकिन जब पूजा ने कुछ नहीं बताया तो श्याम सिंह ने उसकी पिटाई की। इसके बाद भी पूजा ने अपनी जुबान नहीं खोली। रात भर श्याम सिंह व सर्वेश कुमारी परेशान होते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रचना कहाँ गुम हो गई। अगले दिन 27 जनवरी की सुबह गांव के कुछ लोग तालाब की तरफ गए तो उन्होंने तालाब के किनारे पानी में एक बोरी पड़ी देखी। बोरी को कुत्ते पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बोरी को देखने से लग रहा था कि उसमें किसी की लाश है। ये तालाब श्याम सिंह के घर के पिछवाड़े था, इसलिए बहुत जल्द उसे भी तालाब में संदिग्ध बोरी पड़ी होने की जानकारी मिल गई। खबर पाते ही वह तालाब किनारे पहुंच गया। उसने बोरी पर एक नजर डाली, फिर तमाम आशंकाओं के बीच बदहवास हालत में थाना सिविल लाइंस पहुंचा। थाना प्रभारी J.K. शर्मा को उसने तालाब किनारे मुंह बंद बोरी पड़ी होने की सूचना दी और आशंका जताई कि उसमें कोई लाश हो सकती है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी J.K. शर्मा पुलिस टीम के साथ सराय एसर गांव के उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां संदिग्ध बोरी पड़ी थी। उन्होंने 2 सिपाहियों की मदद से बोरी को तालाब से बाहर निकलवाया। बोरी का मुंह खुलवा कर देखा गया तो उसमें एक लड़की की लाश निकली। लाश बोरी से निकाली गई तो उसे देखते ही श्याम सिंह फफक कर रो पड़ा। लाश उसकी 17 वर्षीय बेटी दीपांशी उर्फ रचना की थी। रचना की लाश मिलने की खबर पाते ही उसकी मां सर्वेश कुमारी रोती बिलखती तालाब किनारे पहुंच गई।
इधर थाना प्रभारी जे.के. शर्मा ने रचना की लाश मिलने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो कुछ देर में एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी तथा एडिशनल एसपी डॉक्टर रामेश सिंह घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतका के पिता श्याम सिंह से इस बारे में पूछताछ की। श्याम सिंह ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि रचना की हत्या का राज उनकी बड़ी बेटी पूजा के पेट में छिपा है, जो इस समय घर में मौजूद है। अगर उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अपनी ही बेटी पर छोटी बेटी की हत्या का आरोप लगाने की बात सुनकर एसएसपी त्रिपाठी भी चौंके। उन्होंने पूछा, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की हत्या आखिर क्यों कराएगी? साहब, मेरी बड़ी बेटी के लक्षण ठीक नहीं हैं। हो सकता है इस हत्या में पड़ोस का अनिल और उसका दोस्त अवधपाल भी शामिल रहे हों, श्याम सिंह ने बताया। श्याम सिंह की बातों से एसएसपी को मामला प्रेम प्रसंग का लगा, अतः उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वह डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने के बाद आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करें। इसके बाद थाना प्रभारी जे.के. शर्मा ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद रचना का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर उन्होंने महिला पुलिस के सहयोग से मृतका की बड़ी बहन पूजा यादव को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा आरोपी अनिल व उसके दोस्त अवधपाल को भी सरैया चुंगी के पास से पकड़ लिया गया। थाने में एडिशनल एसपी डा. रामेश सिंह की मौजूदगी में पुलिस ने सबसे पहले श्याम सिंह की बड़ी बेटी पूजा यादव से पूछताछ शुरू की। शुरू में तो पूजा अपनी बहन की हत्या से इनकार करती रही, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की गई तो उसने बताया कि छोटी बहन रचना से उसका झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसने कमरा बंद कर फांसी लगा ली थी। इससे वह बुरी तरह डर गई, इसलिए शव को उसने बोरी में भरा और साइकिल पर लाद कर घर से थोड़ी दूर स्थित तालाब में फेंक आई। थाना प्रभारी जे.के. शर्मा ने अवधपाल से पूछताछ की तो उसने पूजा से प्रेम संबंधों को तो स्वीकार कर लिया, पर हत्या व लाश ठिकाने लगाने में शामिल होने से साफ मना कर दिया। अनिल ने भी वारदात में शामिल होने से इनकार किया। उसने कहा कि अवधपाल उसका दोस्त है। अवधपाल व पूजा की दोस्ती को मजबूत करने में उसने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी, लेकिन रचना की हत्या के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पूजा के इस कथन पर पुलिस को यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी जांच करने के लिए पुलिस पूजा के घर पहुंची। पुलिस ने कमरे में लगे पंखे को देखा, उस पर धूल जमी थी और उसके ब्लेड जैसे के तैसे थे। रस्सी या दुपट्टा भी नहीं मिला। कमरे में पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे साबित होता कि रचना ने फांसी लगाई थी। पुलिस को लगा कि पूजा बेहद शातिर है, वह पुलिस से झूठ बोल रही है, लिहाजा महिला पुलिसकर्मियों ने पूजा से सख्ती से पूछताछ की तो जल्द ही उसने सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी बहन रचना की हत्या कर डेड बॉडी खुद ही तालाब में फेंकी थी। पूजा से पूछताछ के बाद उसकी छोटी बहन की हत्या की जो कहानी सामने आई, चौंकाने वाली निकली। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक गांव है सराय एसर। शहर से नजदीक बसे इसी गांव में श्याम सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सर्वेश कुमारी के अलावा एक बेटा था विवेक, तथा दो बेटियां थी पूजा और दीपांशी उर्फ रचना। श्याम सिंह यादव शहर के एक प्राइवेट स्कूल में वैन चलाता था। स्कूल से मिलने वाले वेतन से उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। श्याम सिंह के बच्चों में पूजा सबसे बड़ी थी। चेहरे मोहरे से वह काफी सुंदर थी। पूजा जैसे जैसे सयानी होने लगी, उसके रूप लावण्य में निखार आता गया। उसके हुस्न ने बहुतों को दीवाना बना दिया था। अवधपाल भी पूजा का दीवाना था। अवधपाल यादव सरैया चुंगी पर रहता था। उसके भाई वीरपाल की दूध डेयरी थी। अवधपाल भी भाई के साथ दूध डेयरी पर काम करता था। अवधपाल का एक दोस्त अनिल यादव था जो सराय एसर में रहता था। अनिल पूजा के परिवार का था और पूजा के घर के पास ही रहता था। अवधपाल का अनिल के घर आना जाना था। उसके यहाँ आते जाते ही अवधपाल की नज़र पूजा पर पड़ी थी। वह उसे मन ही मन चाहने लगा था। अवधपाल भाई के साथ खूब कमाता था, इसलिए वह खूब बंधन कर रहता था। अवधपाल जिस चाहत के साथ पूजा को देखता था उसे पूजा भी समझती थी। उसकी नजरों से ही वह उसके मन की बात भांप चुकी थी। धीरे धीरे पूजा भी उसकी दीवानी होने लगी। उसके मन में भी अवधपाल के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। पूजा पंचशील इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। इसी कॉलेज में उसकी छोटी बहन दीपांशी उर्फ रचना भी पढ़ती थी। पूजा इंटरमीडिएट की छात्रा थी, जबकि दीपांशी 10वीं में पढ़ रही थी। पूजा घर से पैदल ही स्कूल जाती थी।
अवधपाल ने जब से पूजा को देखा था तब से उसने उसे अपने दिल में बसा लिया था। पूजा के स्कूल आने जाने के समय वह उसके पीछे पीछे स्कूल तक जाता था। पूजा भी उसे देखती रहती थी। पूजा की इस अदा से अवधपाल समझ गया कि पूजा भी उसे चाहने लगी है। दोनों के दिलों में प्यार की हिलोरें उमड़ने लगीं। प्यार के समंदर को भला कौन बांध कर रख सका है। वैसे भी कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अवधपाल को पीछे आते देखकर एक दिन पूजा ठिठक कर रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पूजा के अचानक रुकने से अवधपाल भी चौंक कर ठिठक गया। आखिर उससे रहा नहीं गया और वह लंबे लंबे डग भरता हुआ पूजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम आजकल मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पूजा ने माथे पर त्योरियां चढ़ाकर अवधपाल से पूछा। तुमसे एक बात कहनी थी पूजा। अवधपाल ने झिझकते हुए कहा। बताओ क्या कहना चाहते हो? पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तभी अवधपाल ने अपनी जेब से कागज की एक पर्ची निकाली और पूजा को थमाकर बोला, घर जाकर इसे पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। मन ही मन मुस्कुराते हुए पूजा ने वह कागज ले लिया और बिना कुछ बोले अपने घर चली गई। हालांकि पूजा को इस बात का एहसास था कि उस पर्ची में क्या लिखा होगा, फिर भी वह उसे पढ़कर अपने दिल की तसल्ली कर लेना चाहती थी। घर पहुंचकर पूजा ने अपने कमरे में जाकर अवधपाल का दिया हुआ कागज निकाल कर पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी पूजा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं मिलता, इसीलिए अक्सर स्कूल तक तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम अगर मुझे न मिली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, अवधपाल सिंह। पत्र पढ़कर पूजा के दिल के तार झंझना उठे। उसकी आकांक्षाओं को पंख लग गए। उस दिन पूजा ने उस पत्र को कई बार पढ़ा। पूजा के मन में सतरंगी सपने तैरने लगे थे। उसी दिन रात को पूजा ने अवधपाल के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में उसने सारी भावनाएं उड़ेल दी। प्रिय अवधपाल, मैं भी तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना कभी किसी ने नहीं किया होगा। कह इसलिए नहीं सकी कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। तुम्हारे बिना मैं भी जीना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हर समय तुम्हारी बाहों के घेरे में बंधी रहूं। तुम्हारी पूजा। उस दिन मारे खुशी के पूजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह वह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो अवधपाल उसे पीछे पीछे आता दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली तो वे मुस्कुरा दिए। पूजा बेहद खुश नजर आ रही थी। सावधानी से पूजा ने अपना लिखा खत जमीन पर गिरा दिया और आगे चली गई। पीछे पीछे चल रहे अवधपाल ने इधर उधर देखा और उस पत्र को उठाकर दूसरी तरफ चला गया। एकांत में जाकर उसने पूजा का पत्र पढ़ा तो खुशी से झूम उठा। जो हाल पूजा के दिल का था वही अवधपाल का भी था। पूजा ने पत्र का जवाब देकर उसका प्यार स्वीकार कर लिया था। दोपहर बाद जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो पूजा ने गेट पर अवधपाल को इंतजार करते पाया। एक दूसरे को देखकर दोनों के दिल मचल उठे। वे दोनों एक पार्क में जा पहुंचे। पार्क के सुनसान कोने में बैठकर दोनों ने अपने दिल का हाल एक दूसरे को कह सुनाया। पार्क में कुछ देर प्यार की अटखेलियां करके दोनों घर लौट आए। दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। पूजा और अवधपाल के दिलो दिमाग पर प्यार का ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें एक दूजे के बिना सब कुछ सूना सूना लगने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में साथ बैठकर अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। इसी प्यार के चलते दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा लीं। एक बार मन से मन मिले तो फिर तन मिलने में भी देर नहीं लगी। पूजा और अवधपाल ने लाख कोशिश की कि उनके प्रेम संबंधों का पता किसी को न चले, लेकिन प्यार की महक को भला कोई रोक सका है। एक दिन पूजा की छोटी बहन दीपांशी उर्फ रचना ने पूजा और अवधपाल को रास्ते में हंसी ठिठोली करते देख लिया। रास्ते में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने पापा और मम्मी के कान भर दिए। कुछ देर बाद पूजा कॉलेज से घर आई तो माँ बाप की त्योरियां चढ़ी हुई थीं। श्याम सिंह ने गुस्से में उससे पूछा, रास्ते में किसके साथ हंसी ठिठोली कर रही थी? कौन है वह जो हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहता है? सच सच बता वरना। पिता का गुस्सा देखकर पूजा सहम गई। वह जान गई कि उसके प्यार का भांडा फूट गया है, इसलिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अतः वह सिर झुकाकर बोली, पापा, वह लड़का है अवधपाल, सरैया चुंगी में रहता है। वह अपने बड़े भाई वीरपाल के साथ डेयरी चलाता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पूजा की बात सुनते ही श्याम सिंह का गुस्सा सीमा लंघ गया। उसने पूजा की जमकर पिटाई की और उसे हिदायत दी कि आइंदा वह अवधपाल से न मिले।
पूजा की मां सर्वेश कुमारी ने भी उसे खूब समझाया। पूजा पर लगाम कसने के लिए सर्वेश ने उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया, साथ ही उस पर निगरानी भी रखने लगी। पूजा पर निगाह रखने के लिए श्याम सिंह और उसकी पत्नी ने छोटी बेटी रचना को भी लगा दिया। पूजा जब भी कॉलेज जाने की बात कहती तो रचना उसके साथ होती और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती। पाबंदी लगी तो पूजा व अवधपाल का मिलना जुलना बंद हो गया। इससे दोनों परेशान रहने लगे। अवधपाल ने अपनी परेशानी अपने दोस्त अनिल को बताई और इस मामले में मदद मांगी। अनिल रचना का नातेदार था और पास में ही रहता था। वह दोनों के प्यार से वाकिफ था, सो मदद करने को राजी हो गया। इसके बाद अवधपाल ने अनिल को एक मोबाइल फोन देकर कहा, दोस्त तुम पूजा के पड़ोसी हो, पूजा तुम्हारे परिवार की है, तुम उसके घर वालों पर नजर रखो और जब भी पूजा घर में अकेली हो तो उसे फोन देकर मेरी बात करा दिया करना। इसके बाद अनिल पूजा और अवधपाल के प्यार का राजदार बन गया। पूजा जब भी घर में अकेली होती तो अनिल उसे मोबाइल देकर अवधपाल से बात करा देता। प्यार भरी बातें करने के बाद पूजा अनिल को मोबाइल वापस कर देती। कभी भी पूजा बहाना करके अनिल के घर चली जाती और मोबाइल से देर तक प्रेमी अवधपाल से बतियाकर वापस आ जाती। परंतु पूजा और अवधपाल का मोबाइल पर बतियाना ज्यादा समय तक राज न रह सका। एक रोज रचना ने पूजा को बतियाते सुन लिया। यही नहीं, उसने अनिल को मोबाइल वापस करते भी देख लिया। इसकी जानकारी उसने माँ बाप को दी तो पूजा की पिटाई हुई। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। रचना जब भी पूजा को बतियाते हुए देख लेती तो माँ बाप को बता देती, फिर उसकी पिटाई होती। पूजा अब रचना को अपने प्यार का दुश्मन समझने लगी थी। वह प्रतिशोध की आग में जल रही थी। 24 जनवरी 2019 को श्याम सिंह की पत्नी बेटे विवेक के साथ किसी काम से चिरुआ भानी मैनपुरी रिश्तेदारी में चली गई। इसकी जानकारी अनिल को हुई तो वह पूजा और अवधपाल का मिलाप कराने का प्रयास करने लगा, लेकिन रचना की कड़ी निगरानी की वजह से वह मिलाप न करा सका। गुस्सा बना रचना की मौत की वजह। 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस था। लगभग 7:30 बजे श्याम सिंह यादव अपनी ड्यूटी चला गया। श्याम सिंह के जाने के बाद अनिल पूजा के घर पहुंच गया और उसे मोबाइल दे गया। कुछ देर बाद रचना भी किसी काम से पड़ोसी के घर चली गई। इसी बीच पूजा को मौका मिल गया और वह मोबाइल पर प्रेमी अवधपाल से बतियाने लगी। पूजा प्रेमी से रसभरी बातें कर ही रही थी कि रचना आ गई। उसने मोबाइल पर बहन द्वारा बात करने का विरोध किया और धमकी देते हुए कहा कि आने दो, पापा को तुम्हारे प्यार का भूत न उतरवाया तो मेरा नाम रचना नहीं। रचना की धमकी से पूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी कहासुनी के बीच रचना ने पूजा के हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। इसके अलावा उसने ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जिससे पूजा का गुस्सा और बढ़ गया। वह नफरत की आग में जल उठी। पूजा ने लपक कर रचना के गले में पड़ा स्कार्फ दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचने लगी। नफरत की आग में जल रही पूजा भूल गई कि जिसका वह गला कस रही है वह उसकी छोटी बहन है। पूजा के हाथ तभी ढीले हुए जब रचना की आंखें फट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन की सांसें थम गई हैं। वह उसे हिलाने डुलाने लगी, नाम लेकर पुकारने लगी, उठो रचना उठो, मुझे माफ कर दो। लेकिन रचना कैसे उठती, उसकी तो दम घुटने से मौत हो चुकी थी। पूजा कुछ देर तक लाश के पास बैठी पछताती रही। फिर पकड़े जाने के डर से वह घबरा गई। पुलिस से बचने के लिए उसने गले में लिपटा स्कार्फ निकाला और बक्से में छिपा दिया। फिर रचना के शव को प्लास्टिक की बोरी में तोड़ मरोड़ कर भरा और बोरी का मुंह बंद कर दिया। घर के पिछवाड़े कुछ ही कदम की दूरी पर तालाब था। घर के कमरे का एक दरवाजा इसी तालाब की ओर खुलता था। पूजा ने दरवाजा खोला, आवाजाही की टोहली और फिर शव को साइकिल पर लाद कर तालाब किनारे फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद कर साइकिल जहां की तहां खड़ी कर दी। टूटे मोबाइल को उसने कबाड़ में फेंक दिया और घर साफ सुथरा कर दिया। दोपहर बाद जब श्याम सिंह घर आया तो उसे रचना नहीं दिखी। तब उसने पूजा से पूछा। पूजा ने उसे गुमराह कर दिया। श्याम सिंह देर रात तक रचना की खोज में जुटा रहा। जब वह नहीं मिली तब वह थाना सिविल लाइंस चला गया और पुलिस जांच के बाद प्यार में बाधक बनी। छोटी बहन की बड़ी बहन द्वारा हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। पूजा से पूछताछ के बाद पुलिस ने 28 जनवरी 2019 को उसे इटावा की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया।
अनिल व अवधपाल के खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे उन्हें छोड़ दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।